सबसे पहले एक आप बीती आप सुनिए। 14 साल की हमदिया ने मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया था, हमारे ऊपर बेहिसाब गोलियां चल रही थीं। मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को बेजान होकर गिरते देखा। मैं किसी तरह एक पत्थर के पीछे सांसें रोककर लेट गई। मेरे चारों तरफ और भी लोग सो रहे थे। गोलीबारी रुकने के बाद मैं बाहर आई। मैंने देखा कि सोए लोगों के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। सब मर चुके थे और मैं अकेली थी। इथियोपिया की हमदिया उन लोगों में से थी जो यमन का बॉर्डर पार कर सऊदी अरब में घुस रहे थे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में, लेकिन उससे पहले ही सऊदी अरब के बॉर्डर गार्ड्स ने उनकी जिंदगी छीन ली। हमदिया की कहानी ऐसी इकलौती नहीं है। HRW की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 से जून 2023 के बीच यमन सऊदी बॉर्डर पर इथियोपिया के कम से कम 655 शरणार्थियों की हत्या हुई। आशंका है कि असली संख्या हजारों में हो सकती है। सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों में प्रवासी मजदूरों के शोषण, डिटेंशन सेंटर में टॉर्चर, शरणार्थियों की हत्या कोई नई बात नहीं है। खाड़ी के देशों पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर हत्या और मानवाधिकार उल्लंघन की पुष्टि पहली बार हुई है। तो आज हम जानेंगे ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में क्या क्या पता चला है, इथियोपिया वाले अवैध तरीके से सऊदी में क्यों घुसते हैं और सऊदी अरब उन्हें अपने यहाँ रखने को तैयार क्यों नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी सऊदी अरब की। शुरुआत करते हैं भूगोल से। ये नक्शा आप याद रखिएगा। सऊदी अरब वेस्ट एशिया के मुहाने पर बसा है। एरिया के मामले में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश। इसका पश्चिमी किनारा रेड सी यानी लाल सागर से मिलता है। रेड सी पार करते अफ्रीका शुरू हो जाता है। सऊदी अरब की जमीनी सीमा किन देशों से मिलती है, इसके बारे में भी बताते हैं। ये देश हैं जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान और यमन। इराक और यमन को छोड़ दिया जाए तो बाकी देशों के पास खूब सारा पैसा है, तेल के भंडार हैं, वहाँ शांति भी है। इराक और यमन में हालात क्या हैं? इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता जाने के बाद से अशांति है। 2 सिविल वॉर वहाँ पर हो चुके हैं। कुछ हिस्सों में इस्लामिक स्टेट का कंट्रोल बना हुआ है। अभी तक सर्वमान्य सरकार की स्थापना नहीं हो सकी है। यमन में 2014 से सिविल वॉर चल रहा है। देश के लगभग 90% हिस्से पर शिया हूती विद्रोहियों का कब्जा है। सऊदी अरब उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन भी हासिल है। सऊदी अरब की आबादी लगभग 3 करोड़ 60 लाख है। 93% से अधिक लोग इस्लाम को मानते हैं। इनमें से 90% सुन्नी हैं, बाकी शिया। लगभग 4% ईसाई हैं, बाकी में दूसरे धर्म आते हैं। अरबी आधिकारिक भाषा है। करेंसी का नाम है सऊदी रियाल और मुल्क की राजधानी रियाद है। यही सबसे बड़ा यहाँ पर शहर भी है। इस्लामी मान्यता में 2 सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना भी सऊदी अरब में ही हैं। इससे आपको इस मुल्क की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा। 2 और वजहों से सऊदी अरब वर्ल्ड ऑर्डर में अपना एक अलग मुकाम रखता है। नंबर 1 तो है पॉलिटिक्स। सऊदी अरब में राजशाही है। इस्लाम आधिकारिक धर्म है, जबकि कानून कुरान के आधार पर चलता है। आधुनिक सऊदी अरब की स्थापना 1932 के साल में हुई थी इब्न सऊद के द्वारा। पिछले 91 वर्षों से उन्हीं के वंश का शासन चल रहा है। इस बीच में कई बार उनकी सत्ता पर संकट आया। सबसे बड़ा खतरा 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान पैदा हुआ था, जब अरब के कई देशों में तख्ता पलट देखने को मिला, लेकिन सऊदी अरब इससे बचा रहा। मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखने, पेट्रोलियम की आबाद सप्लाई और ईरान और इराक जैसे विरोधी देशों को काउंटर करने के लिए भी सऊदी अरब का इस्तेमाल हुआ। इसके एवज में उसको पश्चिमी देशों का सपोर्ट मिला। नंबर 2, पैसा। 1938 से पहले तक सऊदी अरब में लोग कबीलों में रहते थे। उनकी कमाई हज और पशुपालन पर निर्भर थी। मार्च 1938 में तेहरान में कच्चे तेल का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। ये उस वक्त दुनिया भर में कच्चे तेल का सबसे बड़ा कुआं था। और भी हिस्सों में तेल मिला। इसने सऊदी अरब की किस्मत बदल दी। आज के समय में देश की GDP का 43% से अधिक हिस्सा तेल से आता है। फॉरेन रिजर्व और बजट के लिए भी सऊदी अरब काफी हद तक पेट्रोलियम सेक्टर पर निर्भर है। $1 ट्रिलियन वाली इकलौती पेट्रोलियम कंपनी अरामको इसी देश में है। तेल से होने वाली कमाई ने सऊदी अरब को बेइंतहा अमीर बनाया। सरकार ने इस पैसे को दूसरे सेक्टर्स में लगाया, जैसे मौजूदा सरकार पेट्रोलियम के बजाय टूरिज्म और स्पोर्ट्स पर अपना फोकस बढ़ा रही है। सऊदी अरब में पैसा बहुत था, लेकिन बेसिक काम करने वाले लोग नहीं थे। इस कमी को पूरा किया साउथ एशिया और अफ्रीका से आने वाले
कामगारों ने। आज के समय में 60 लाख से अधिक विदेशी कामगार सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। इनमें एक बड़ी संख्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की है। अगर अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो पहला नंबर इथियोपिया का आता है। मार्च 2022 की यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में इथियोपिया के लगभग 7.5 लाख प्रवासी थे। इनमें से 4.5 लाख लोग अवैध तरीके से आए थे और उसी महीने सऊदी अरब ने डिटेंशन सेंटर में बंद 1 लाख प्रवासियों को वापस भेजने की डील की थी। वापस लौटे लोगों ने दिल दहलाने वाली कहानियां सुनाई। डिटेंशन सेंटर्स में लोगों को चेन में बांध कर रखा जाता था, हर समय उन्हें टॉर्चर किया जाता था, नहाने तक की उन्हें इजाजत नहीं थी। प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों पर कोई रहम नहीं दिखाया जाता था। मेडिकल सुविधा नहीं दी जाती थी। मरने पर लाशों को किसी अनजान कब्र में दफना दिया जाता था। ये कहानी उन लोगों की थी जो किसी तरह सऊदी अरब में दाखिल होने में कामयाब रहे। भले उनका भविष्य सुरक्षित नहीं था, लेकिन उनको उम्मीद जरूर थी। क्या उम्मीद? नहीं पकड़े गए तो कोई काम कर लेंगे और अगर पकड़ लिए गए तो डिटेंशन सेंटर से वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन बहुतों को कोई विकल्प नहीं मिला, उन्हें रास्ते में ही मार दिया गया। सऊदी अरब के बॉर्डर पेट्रोल ने उन्हें पकड़ने या वापस भेजने के बजाय गोली मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि उन्हें लाश उठाने तक का भी मौका नहीं मिला। वो रास्ता आज भी अनजान कंकालों से भरा हुआ है। सुदूर इलाके और पहुंच की कमी के चलते वहां की रिपोर्ट्स मिलना भी मुश्किल है। इसलिए सऊदी सरकार इन आरोपों को बड़ी आसानी से खारिज कर देती है। तो आज हम ये कहानी आपको सुना क्यों रहे हैं? दरअसल अमेरिकी मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच HRW ने 73 पन्नों की एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। दावा किया गया है कि सऊदी अरब के सैनिकों ने यमन बॉर्डर से आने वाले प्रवासियों का नरसंहार किया, उन्हें मारने के लिए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। बकौल रिपोर्ट ये हत्याएं जानबूझकर की गईं। इसके अलावा प्रवासियों के कैंप्स के बाहर बने कब्रिस्तान का साइज भी लगातार बढ़ता गया। HRW ने दावों की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत और गवाह भी जुटाए हैं। अब ये रिपोर्ट तैयार कैसे हुई इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। HRW ने जनवरी से जून 2023 के बीच इथियोपिया के 42 प्रवासियों से बात की। ये लोग यमन के रास्ते सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहे थे या कोशिश में सफल हो चुके थे। सोशल मीडिया और दूसरे सोर्सेज से मिले 350 से अधिक वीडियोस की स्टडी की गई। सऊदी अरब यमन बॉर्डर प्रवासियों के कैंप्स की सैटेलाइट इमेजरी से पड़ताल की गई। और क्या क्या दावा किया गया है इस रिपोर्ट में? मार्च 2022 से जून 2023 के बीच 28 मौकों पर गोलीबारी की पुष्टि हुई है। कम से कम 14 मौकों पर क्लोज रेंज से लोगों को मारा गया। 655 हत्याओं की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन असली संख्या कई हजार तक हो सकती है। रिपोर्ट की लीड ऑथर ने कहा, जिस तरह से गवाहों ने अपनी कहानियां बयां की हैं वो इलाका किलिंग फील्ड्स में बदल चुका है। ये मानवता के खिलाफ अपराध है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है। सऊदी अरब सरकार ने रिपोर्ट का खंडन किया, कहा कि खबर झूठी है, आधारहीन है। और अब सवाल ये उठता है कि इथियोपिया के लोग इतनी बड़ी संख्या में सऊदी अरब जाते क्यों हैं? इसके लिए थोड़ा इतिहास में हमें दाखिल होना होगा। इथियोपिया ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। उसकी पूर्वी सीमा इरिट्रिया और सोमालिया से मिलती है। दोनों ही देशों में भयानक अराजकता है। इरिट्रिया एक समय तक इथियोपिया का ही हिस्सा था। सिविल वॉर के बाद वो अलग हो गया। इथियोपिया का इतिहास तख्ता पलट, अकाल और सिविल वॉर से गुथा रहा है। इस देश पर कब्जा करने की चाहत लिए इटली आया था, बुरी तरह हार कर वापस लौटा। बाद में मुसोलिनी ने बदला लिया। 1936 में बेबात इथियोपिया पर हमला किया, 3.5 लाख बेगुनाह नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। 1941 तक ये इलाका इटली के कब्जे में रहा। इसके अलावा कभी कोई विदेशी हुकूमत यहाँ पर अपना राज नहीं चला सकी। इटली से पहले इथियोपिया के सम्राट थे हेली सलासी। इटली हारा, तब वापस लौटे, कुर्सी संभाली। सलासी के शासन में खूब तरक्की यहाँ पर हुई। फिर 1974 में उनका तख्ता पलट हो गया। सलासी जेल में गए और इथियोपिया जंग की आग में, सिविल वॉर और अकाल रूटीन में शामिल हो गए। नया शासन सोवियत संघ के इशारों पर चलता था। प्रोपेगेंडा और लाल आतंक का खूनी खेल चलने लगा। इसमें आम नागरिक पिस रहे थे। उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। उनके लिए सऊदी अरब सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरा। फिर आया 2018 का साल। इथियोपिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री एबी अहमद अली ने इरिट्रिया के साथ एक बड़ा जमीनी विवाद सुलझाया। इसके लिए नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला। उम्मीद जताई गई कि अब तरक्की होगी, शांति आएगी, लेकिन 2020 में ये सपना टूट गया।
उनकी सरकार की एक प्रांत टिग्रे से लड़ाई हो गई। एबी अहमद ने अपनी सेना भेज दी। जल्द ही ये सिविल वॉर में बदल गया। इसका असर टिग्रे समेत पूरे मुल्क पर पड़ा। हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए, भुखमरी का संकट पैदा हुआ। 12 करोड़ की आबादी वाले देश में 1 करोड़ से अधिक लोग जिंदा रहने के लिए बाहरी मदद पर निर्भर हैं। रोजगार की कमी और आर्थिक संकट जैसी समस्याओं का ग्राफ भी काफी ऊपर गया है। इसके चलते फिर से पलायन बढ़ा है, लेकिन सऊदी सरकार उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कुछ बरसों में सऊदी अरब ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कैंपेन चलाया है, वो उन्हें वापस भेज रही है, मगर हालात इतने खराब हैं कि लोग हर जोखिम को लेने के लिए तैयार हैं। इथियोपिया से सऊदी अरब जाने के लिए प्रवासी पहले इरिट्रिया या सोमालिया के तट पर जाते हैं, वहां से रेड सी को पार कर वो यमन पहुंचते हैं। फिर वे यमन के उत्तरी बॉर्डर के जरिए सऊदी अरब में घुसने की कोशिश करते हैं। यमन 2014 से हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। कई बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी उनके कंट्रोल में है। हूती विद्रोही पैसा लेकर लोगों को बॉर्डर पार कराने में मदद करते हैं। कई मौकों पर हूती विद्रोही प्रवासियों को कैंपों में बंद कर देते हैं। छोड़ने के एवज में उनके घर वालों से फिरौती ली जाती है। जो पूरा पैसा नहीं दे पाते, उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने वाले ग्रुप में सबसे आगे रखा जाता है। ऐसे में वे गोलीबारी के आसान शिकार बन जाते हैं। जो बचकर पार निकलने में सफल हो भी जाते हैं, उनके लिए नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही होती हैं, जहां एक बार फिर से टॉर्चर और शोषण का चक्र शुरू होता है। इस चक्र के खत्म होने की उम्मीद हाल फिलहाल नजर नहीं आती। सऊदी अरब की आलोचना का एक आधार और भी है। 2015 में मिडिल ईस्ट में शरणार्थी संकट खड़ा हुआ। लाखों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकले। वे यूरोप से लेकर अमेरिका तक गए, लेकिन अमीर इस्लामी देशों ने उन्हें शरण देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बरक्स उन्होंने मस्जिद बनाने पर ज्यादा जोर दिया। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सऊदी अरब ने जर्मनी में 200 मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया था। ऐसा ही खाड़ी के और भी देशों ने किया, लेकिन जब बेगुनाह और मदद की आस में मारे मारे फिर रहे शरणार्थियों को रखने की बात आई, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में आई HRW की रिपोर्ट उनकी मंशा पर नए सिरे से सवाल खड़ा करती है। देश दुनिया की और भी हलचलों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।